है, उसको लेकर क्या कहेंगे? एक्चुअली मैंने इनको आज से करीब कोरोना काल से मैं इन लोगों को पत्र लिख रहा हूँ, वर्तमान सरकार को लिख रहा हूँ, जितने मुख्यमंत्री थे उनको लिख रहा हूँ। और जब हमारे लोकसभा के इलेक्शन थे तो मैंने इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल थे, सभी के जो प्रमुख थे, उनको मैंने लेटर लिखा था। हमारे पास ऐसा सिस्टम था है कि हमारे देश की का चौमुखी विकास हो सकता है। इसमें हमने इनको ये भी बताया था कि आपका ये जो वित्त व्यवस्था है वो हम लोग अपने स्तर से अलग से वित्त व्यवस्था हो जाएगी। जो वर्तमान देश में वित्त व्यवस्था चल रही थी उसमें से आपको एक चौवन्नी नहीं लेनी पड़ेगी। इसमें पहले सिस्टम में ऐसा था कि 960 करोड़ रुपए प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए दिए जा सकते थे। 543 लोकसभा क्षेत्र हैं तो 5,21,280 करोड़ रुपए प्रति वर्ष दिए जा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के लिए हमने 6,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष रखे थे। और उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के लिए 2,005 करोड़ रुपए प्रति वर्ष रखे थे हमने। और कांग्रेस पार्टी ने जो बोला था कि हम लोग 1 लाख रुपए की सहायता राशि गरीब परिवार की महिलाओं को देंगे, अपने घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था। प्रति वर्ष इन्होंने टोटल किस्तों में देने का वादा किया था कि 1 लाख रुपए हम लोग की सहायता राशि गरीब परिवार की महिलाओं को दें, जिससे वे आर्थिक रूप से निर्भर हो सके। तो हमारे पहले सिस्टम से ही हम लोग 3,28,50,000 लोगों को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की सहायता राशि दे सकते हैं और 33,592 लोगों को प्रति वर्ष रोजगार के अवसर दे सकते हैं। और इसी सिस्टम से 600 करोड़ रुपए प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में दिए जा सकते हैं, जिससे हर एक लोकसभा क्षेत्र में एम्स स्तर का हॉस्पिटल बनाया जा सके, जिससे लोगों को इलाज की मुफ्त सुविधा दी जा सके। हमने इनको दूसरे सिस्टम में हमने अनुमानित 50 करोड़ लोगों का था, करोड़ों के हिसाब से रोजगार का था, जिससे अगर हम लोग 50 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं तो इससे भारत सरकार को 30 लाख करोड़ की प्राप्ति होती है, जिसमें से हम लोग 10 लाख करोड़ की किसानों को सहायता राशि दे सकते हैं। मतलब 10 लाख करोड़ का किसानों को पैकेज दिया जा सकता है। 5 लाख करोड़ का गरीब परिवार की महिलाओं, मजदूरों व छोटे दुकानदारों को पैकेज दिया जा सकता है। और इनके पास लगभग 15 लाख करोड़ रुपए बचेगा। और बाद में इसी सिस्टम से इनके पास करीब 45 से 50 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष इनकी इनकम होगी। अगर हम पूरा सब मिला देते हैं तो ये करीब 60 लाख करोड़ रुपए बनते हैं। उसके अतिरिक्त 15 लाख करोड़ अलग इनको पैकेज देने के बाद इनके पास 60 लाख करोड़ रुपया पहले वर्ष में आएगा। अगर इसको हम 543 लोकसभा क्षेत्र में डिवाइड करें तो हर एक लोकसभा क्षेत्र में 10 से 11,000 करोड़ रुपए मिल सकता है। अगर हम 10 से 11,000 करोड़ रुपए आधारभूत सुविधाओं के ऊपर खर्च कर दें प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में, तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी ना तो ऐसी कोई सड़क बचेगी, ना ऐसा कोई खड़ंजा बचेगा, ना ऐसी कोई नाली बचेगी। पर्यावरण भी आपका अच्छा हो सकता है। 24 इसमें जैसे बेसिक्स जो होता है कि आधारभूत सुविधाओं में पक्की व चौड़ी सड़कें, 24 घंटे न्यूनतम दरों पर विद्युत आपूर्ति, जल निकासी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, पर्यावरण की शुद्धता आदि सुविधाएं दी जा सकती है। और प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एम्स स्तर के हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं। हमने ये बोला था कि हालांकि वो तो वैसे तो ये जरूरी होता है कि जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, एमएलए हैं, एमपीज हैं, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है या मिनिस्टर्स हैं, ये सब जनता के पैसे पे पलते हैं। जनता के टैक्स का पैसा होता है, वहीं से इनको सुविधाएं मिलती हैं, इनको रहने का, खाने का, पीने का और मतलब हर तरह की इनको तनख्वाह भी उसी में से मिलती है। और उसी पैसे से विकास होता है। उसी टैक्स के पैसे से हॉस्पिटल बनाए जाते हैं या सड़कें बनाई जाती हैं। ये जनता के टैक्स के पैसे से, ये कोई अपने घर से पैसा नहीं लाता है। चाहे पहले कांग्रेस पार्टी रही हो या उसके बाद में जो भी पार्टियां रही हो, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे स्टेट में गवर्नमेंट रही हो, चाहे देश में सरकार रही हो, तो ये जनता के पैसे से ही होता है। तो जिस हिसाब से टैक्सेस आते हैं उसी हिसाब से आगे काम किए जाते हैं। तो हमने इनको ये बोला था कि जनता के टैक्स का पैसा जनता के ऊपर खर्च होना चाहिए। हालांकि जनता के ऊपर खर्च नहीं होता है, जनता मालिक जनता है, वोट जनता का है। हालांकि इनके द्वारा वोट चोरी भी की जाती है,
इसीलिए जो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। वो जनता का वोट है, वोट जनता का है, पैसा जनता का है, मालिक जनता है, लेकिन उनके उनके प्रति एज ए मालिक जैसे व्यवहार नहीं किया जाता है। हमने इनको ये बोला था नफरत की राजनीति बंद की जाएगी और चाटुकार पत्रकारिता बंद की जाएगी। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमने इनको ये बोला था जब इंडिया गठबंधन की सरकार आती तो टोल टैक्स में 25% की कमी करोगे और टोल टैक्स की मिनिमम दूरी 100 किलोमीटर करोगे। वाहन की गति सीमा जैसे जो जो स्टेट हाईवे है 100 से 120 और नेशनल हाईवे से 100 से 150 के बीच में की जाए। भारत की समस्त नदियों को जोड़ने का बोला था, जिससे कि सूखे व बाढ़ की स्थिति में निपटा जा सकता है आसानी से और कई लाख करोड़ हेक्टेयर भूमि उपजाऊ हो सकती है। महंगाई को न्यूनतम करने को बोला था, पर्यावरण शुद्ध करने के सभी कार्यक्रम करने को बोला था, इमारती लकड़ी का न्यूनतम मूल्य करने को बोला था। अगर इमारती लकड़ी का न्यूनतम मूल्य तय हो जाता है तो किसान, जैसे हम पॉपुलर लगाते हैं, सफेदा लगाते हैं और इमारती लकड़ी लगाते हैं, तो 5-6-7 साल की फसल होती है, तो हम लोग इन फसलों की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हम बेचने जाते हैं तो बाजार में हमें मूल्य नहीं मिलता है, इसलिए लोग इन फसलों से भागते हैं। तो इससे एक तो पर्यावरण शुद्धता हो जाती है, दूसरा किसानों की आय बढ़ जाती है। ऐसी योजना आने को बोला था जिससे भारत में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, ना कोई शिक्षित रहेगा। रोजगार पर शिक्षा की बात की थी। जनता किसी प्रकार की समस्या का जमीनी स्तर पर तुरंत निस्तारण करने को बोला था। और जैसे इन्होंने तीसरा चौथा लाइसेंस खत्म कर दिया था, हमने ये कहा था कि जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो तीसरा और चौथा लाइसेंस जो इन्होंने खत्म किया है वो एज इट इज बहाल किया। मान लो अगर कोई शासनादेश आता है तो उस डेट से लागू होगा ना, पीछे वाले पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इन्होंने पीछे के जो लाइसेंस 20-20, 25-25, 30-30 साल पुराने लाइसेंस थे वो निरस्त कर दिए। और हमने ये कहा था हर एक तहसील में एक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाए और जैसे ये इसकी जैसे रिवॉल्वर के लिए 1.5 लाख रुपए, राइफल के लिए 1 लाख रुपए, एक फीस निर्धारित की जाए डबल बैरल के लिए, तो उससे यह है कि जो भी चाहेगा उसे लाइसेंस मिल जाएगा। प्रशिक्षण अनिवार्य होने से उसे ये पता होगा कि मैंने हथियार रखना कैसे, चलाना कैसे। और मैंने इसमें एक चीज और भी जोड़ दी थी, जिस किसी को भी शस्त्र लाइसेंस दिया जाएगा और अगर हमें देश को उसकी जरूरत है तो उससे रिटर्न में लिखवाया भी जाएगा कि उसकी कहीं भी सेवाएं ली जा सकती। तो एक स्किल्ड लोग देश को मिल जाते हैं, क्योंकि हमारी आबादी जो है 140-50 करोड़ की आबादी है। तो 150 करोड़ की आबादी अगर उनको प्रशिक्षण होगा तो आपका दुश्मन देश भी डरेगा आपके यहाँ। हालांकि आजकल युद्ध के स्तर वो दूसरे तरीके के हो गए, पहले जैसे नहीं है, नहीं फिर भी एक वो होता है कि आपके यहाँ अगर प्रशिक्षित लोग हैं तो इससे लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल जाते हैं और सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो जाती है, जिसको हम लोग जनता के उस पर खर्च कर सकते थे। गांवों शहरों से अवैध अतिक्रमण हटाने को बोला था। आवारा पशुओं की समस्या का निस्तारण करने को बोला था। आवारा पशुओं की वजह से बहुत ही नुकसान, एक्सीडेंट भी बहुत हो सकते हैं, किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। इस पे इन लोगों द्वारा कोई रोक नहीं। एक्चुअली जब से इनका बीजेपी का शासन आया है बहुत अधिक ये समस्या बहुत अधिक हो गई है। और प्रत्येक गांव में व्यायामशाला व वॉकिंग ट्रैक बनाने को बोला था। सेना पर राजनीति नहीं की जाएगी, सेना को सशक्त बनाया जाएगा, सेना पर राजनीति की रोटियां नहीं सीखी जाएंगी। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम कम करने को बोला था। अदालतों को भ्रष्टाचार से मुक्त करने को बोला था। ऑल वेदर सड़कों के निर्माण के लिए बोला था। निःशुल्क स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बोला था। और अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई शिकायत आती है तो उसका पूर्ण जांच करने के बाद ही उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो। ये लोग पहले एफआईआर दर्ज कर देते हैं, बाद में उसकी जांच करते हैं, फिर एक्सपेंस कर देते हैं। हाँ, एक्सपेंस कहाँ करते हैं, पैसे लेके एक्सपेंस करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, वो सही नहीं। फिर भी क्रिमिनल रिकॉर्ड तो बढ़ ही जाता है पाजी। रॉन्ग ना, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। पहले आप उसकी वो कर लीजिए, उसकी जांच कर लीजिए, उसके बाद आप इस तरह की कार्रवाई कीजिए। और जैसे वाहनों की वैधता 15 वर्ष के लिए, तो सभी वाहनों को 15 वर्ष के तक पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलना चाहिए। उसके बाद भी जैसे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो वैध माने जाने चाहिए। निष्पक्ष व कम चरणों में चुनाव करने को बोला था। भ्रष्टाचार खत्म करने को बोला था। और जैसे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, प्रधानमंत्री हेल्पलाइन के जो ये फोन नंबर थे उसको ये बोला था, अब तो इन्होंने बंद ही कर दिए वो नंबर, तो दोबारा से उन नंबरों को चालू करने को बोला था। और कोई भी समस्या आती है तो उसका 30 दिन के अंदर
निस्तारण करने को बोला था। किसानों की भूमि को सीलिंग से मुक्त करने को बोला था। अगर मुक्त नहीं करना तो कम से कम 12 एकड़ से बढ़ा के 50 एकड़ प्रति किसान किया जाए। इस संबंध में हमने कई ईमेल किए, ट्वीट किए, पत्र लिखे इनके मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को, उस वर्तमान सरकार के और विपक्ष के सभी जितने भी नेतागण हैं उन सभी को लिखा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। पता नहीं ये लोग पढ़ते नहीं है या देखते नहीं है, मेरी समझ से बात। कई लाख करोड़ गाड़ियों के फास्टैग इन्होंने बंद कर दिए। इनका जब बंद करता है किसी को चला देते, जब बंद करता बंद कर देते। ये तो खुली लूट है भाई। जहां तो उसके बदले में अगर आपने कोई फास्टैग बंद किया तो उसके बदले में दूसरा फास्टैग दो। तो आप कड़ा विरोध करते हैं जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से लागू किया गया है ग्रीन टैक्स? बिल्कुल करते हैं। मतलब उत्तराखंड सरकार जो कर रही है वो तो बहुत गलत कर रही है। बाकी जो सरकारें जो इस तरह से काम कर रही है उसका भी हम खुला विरोध करते हैं। इनका पता ही नहीं लगता है कब आपके पैसे कट जा रहे हैं। अब ये फास्टैग से काट दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं लगता है। बाद में आपको मैसेज आ जाता है कि आपके पैसे कट गए। बस इस तरह से इन्होंने कर रखा। हठधर्मी है, पूरी खुली लूट है, लूट मार मचा रखी है। जनता को तो ये परेशान करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते। अब आपने इतने सारे जो है लोगों को जगाने के लिए प्रोग्राम दिखाया, अपना आइडिया भी भेजा, उसका जमीनी स्तर पर काम क्यों नहीं हो रहा है ये समझ में नहीं आता। ये लोग पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है, क्या करते हैं? मैं कोई भी आदमी अगर आपको कोई लेटर लिखना और आपको प्रस्ताव भेजना है तो उसकी बात सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलो ये तो सरकार में है, इनके तो गर्दन में वो खूंटा गड़ा हुआ है, लेकिन जो सरकार में नहीं है वो कहाँ सुन रहे हैं। उनको कहते हैं अपने घोषणा पत्र में, ये पिछली बार अगर इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये सब चीजें ले आए होते हैं तो चलो ये बदलाव होता, चोरी कर लेते, कुछ भी कर लेते, लेकिन 90% जनता इनके साथ खड़ी होती तो इनका काम तभी तमाम हो जाता। लेकिन ये भी कहाँ सुन रहे हैं, ये भी नहीं सुन रहे भी। जब आदमी कुर्सी पे बैठ जाता है तो हो सकता है वो अहंकारी हो जाता है, उसके अंदर मैं आ जाती है, लेकिन ये तो अभी कुर्सी पे नहीं बैठे हुए, तो सुनने को तैयार नहीं है। यही सुनने को तैयार नहीं है। क्या मैसेज है आपका, क्योंकि आप तो जगाने का काम लगातार कर रहा हो। कह रहा हूँ कि मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जैसे वर्तमान सरकार है भी, आदमी काम तो ये तभी कर पाएगा जब सरकार में हो। सरकार में रहे बगैर तो ये काम हो नहीं सकते। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये काम होने हैं, ठीक है। जब तक आदमी सरकार में नहीं आएगा, भारत सरकार में नहीं आएगा, तब तक नहीं कर सकता है। तो जहाँ तो ये करें, जैसे ये नेता के विपक्ष के नेता है राहुल गांधी और विपक्ष सारा मिलके उनसे बात कर ले कि भाई ये देश हित में है, इसको लागू करो।